हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी में। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस यानी वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में। दोस्तों, ये जो थ्योरी है ये सपोर्टेड है किसके लिए? मेंडल थ्योरी को। यानी जो वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत है ये मेंडल लॉ को सपोर्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने मेंडल लॉ को अच्छे से पढ़ा है तो आप जाहिर सी बात है कि वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत और अच्छे से समझ जाएंगे, अदरवाइज आपको ये थ्योरी समझ में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो उसे समझने के लिए आपको हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मेंडल थ्योरी देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट को मेंडल थ्योरी के बारे में नॉलेज होगा दोस्तों, सिर्फ वही वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में जान पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मेंडल लॉ में मेंडल ने कई सारे किसको क्रोमोसोमल फैक्टर की बात की थी, क्रोमोसोमल फैक्टर्स को बारे में जिक्र किया था। एक क्रोमोसोमल फैक्टर क्या थे? क्रोमोसोमल फैक्टर क्या थे फ्रेंड्स? मेंडल जो बार बार यूज कर रहा था क्रोमोसोमल फैक्टर अपने कहाँ पर? एक्सपेरिमेंट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने कई बार वो यूज किया था वर्ड्स क्रोमोसोमल फैक्टर का। तो क्रोमोसोमल फैक्टर कौन सा है फ्रेंड्स? एलील्स। कौन से? एलील्स। एलील्स को ही मेंडल क्या बोल रहा था? क्रोमोसोमल फैक्टर। और ये क्रोमोसोमल फैक्टर कौन थे? एलील्स थे फ्रेंड्स। ठीक है, याद रखिए, जैसे आप युग्म विकल्पी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, युग्मक बोलते हैं, युग्म विकल्पी बोलते हैं, आपके एलील्स हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको मैं वंशागति गुणसूत्री सिद्धांत के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शब्द ही क्यों बना, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत क्यों बना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स, कि इसमें हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, देखिए आइए फ्रेंड्स हम शुरू करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? आप इतना जानते हो कि फ्रेंड्स जो मेंडल थे, मेंडल का नियम कब आया फ्रेंड्स? 1865 में आया। मेंडल ने अपना नियम दिया, मेंडल लॉ आया। मेंडल लॉ कब आया फ्रेंड्स? 1865 में। उसके बाद 1900 में क्या हुआ फ्रेंड्स? 1900 के अंतर्गत मेंडल का लॉ पब्लिश हो गया। मेंडल लॉ क्या हो गया फ्रेंड्स? पब्लिश हुआ। पब्लिश, इस मेंडल लॉ को पब्लिश करने के पीछे 3 साइंटिस्ट का हाथ था फ्रेंड्स। कितना? 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से थे? पहले थे ह्यूगो डी ब्रिज, आपको पता होगा। दूसरे कार्ल कॉरेंस, और तीसरे एरिन वॉक सरमाक। ठीक है फ्रेंड, एरिन वॉक सरमाक नामक 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल लॉ को पब्लिश किया। कब? 1900 के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स? एक साइंटिस्ट है, इनका नाम था नाइगेली। क्या नाम था फ्रेंड्स? नाइगेली नाम के एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? उन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल्स जो होती है उनके अंदर कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर केंद्रक, और केंद्रक के अंदर उन्होंने क्या देखा? एक सूत्ररूपी धागा देखा। क्या देखा? एक सूत्रनुमा धागा देखा। सिर्फ देखा फ्रेंड्स, सिर्फ क्या हुआ? देखा उन्होंने, लेकिन किसी को इसके बारे में बताया नहीं। इनके बाद एक साइंटिस्ट है नाइगेली के बाद। क्या नाम था उनका? नाइगेली के बाद जो साइंटिस्ट है उनका नाम था फ्रेंड्स, नाइगेली के बाद जो आए थे रूसो एंड बालबियानी नामक 2 साइंटिस्ट है, जिन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स? जिन्होंने बताया कि जो लिविंग सेल्स होती है, लिविंग सेल्स जो होती है उसके अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर अपने केंद्रक है। तो उसी केंद्रक के अंदर जो चीज़ थी, इसके बारे में इन्होंने समाज को बताया, पूरे वर्ल्ड को बताया कि इसके अंदर कोई केंद्र के अंदर कुछ पाया जाता है, सूत्र जो धागे नुमा होता है। कैसा होता है? जो केंद्र के अंदर एक धागे नुमा संरचना, सूत्र नुमा, जिसे आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, सूत्रनुमा स्ट्रक्चर, यानी धागे की तरह एक संरचना दिखाई देती है केंद्र के अंदर। इसी संरचना को वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने इसी संरचना को जो केंद्र के अंदर दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, जो केंद्र के अंदर दिखाई, नाइगेली ने यही चीज़ बताया लेकिन पब्लिश नहीं किया। रूसो आए, इसी चीज़ को पब्लिश कर दिया। ठीक है, कि जो केंद्र के अंदर ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियस है, तो रूसो और बालबियानी आके इसी केंद्र के अंदर सूत्रनुमा चीज को पब्लिश कर दिया और हमें ज्ञान दिया। उसके बाद कौन आया? वाल्डेयर नामक एक साइंटिस्ट है। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स? इन्होंने इसे सूत्रनुमा चीज को क्या बोला? क्रोमोसोम नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया फ्रेंड्स? क्रोमोसोम। किसे? इसी जो केंद्र के अंदर सूत्रनुमा धागा था उसको क्या नाम दे दिया? क्रोमोसोम गुणसूत्र।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुणसूत्र की खोज किसने की, तो आप स्ट्रासबर्ग नाम बताएंगे। क्या बताएंगे? क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? डिस्कवरी, अगर डिस्कवरी बोल रहा है तो आप स्ट्रासबर्ग नाम बताएंगे, स्ट्रासबर्ग। और अगर नेम बताएगा कि इसका नामकरण किसने किया, नामकरण, नॉमिनेशन, नामकरण किसने किया, तब आप क्या बताएंगे? वाल्डेयर। वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने ही क्रोमोसोम को नाम दिया था। इन्होंने केंद्र के अंदर क्या देखा? एक धागा देखा, उस धागे को क्रोमोसोम नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट है, कौन फ्रेंड्स? इनके बाद जो साइंटिस्ट है वाल्डेयर के बाद, वाल्डेयर के बाद एक साइंटिस्ट है जिन्हें आप जो जॉनसन बोलते हैं। जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया फ्रेंड्स? इन्होंने बताया कि जो क्रोमोसोम होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं, उस क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्रोमोसोम के ऊपर मोती के आकार के, यानी मणि के आकार के जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मोती के आकार के फैक्टर, जिसे आप जिसे मेंडल फैक्टर बार बार बोल रहा था, फैक्टर, वो फैक्टर पाए जाते हैं। और उसी फैक्टर को जॉनसन ने जीन्स का नाम दे दिया। मेंडल इसी क्रोमोसोम के ऊपर जो फैक्टर पाए जा रहे हैं, इसी को मेंडल क्या बोल रहा था? क्रोमोसोमल फैक्टर या एलील्स बोल रहा था। लेकिन जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने इसी एलील्स को, मेंडल के इसी एलील्स को, मेंडल के इसी फैक्टर को क्या नाम दे दिया? जीन्स नाम दे दिया। और मेंडल क्या बोल रहा था इसी जीन्स को? एलील्स। ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए मैंने आपको ऊपर पहले से बता दिया था कि जो थ्योरी है, ये जो वंशागतीय गुणसूत्री सिद्धांत है, किसको सपोर्ट करता है? मेंडल थ्योरी को। किसको? मेंडल थ्योरी को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। ये चीज़ें यहाँ आपको देखने के लिए मिल गई। कहाँ फ्रेंड्स? यहाँ पर, कि जो जॉनसन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो मेंडल थे, मेंडल गुणसूत्र के ऊपर की संरचना को एलिल्स बोल रहे थे। जो गुणसूत्र के ऊपर संरचना पाई जा रही है उसे क्या बोल रहे थे? एलिल्स। और जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने इसी एलिल्स को क्या नाम दे दिया? जीन्स का नाम दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद अब क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारी थ्योरी के बेस पे, कि वंशागति जो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है, इस थ्योरी को पब्लिश किसने किया? पब्लिश किसने किया? इसको पब्लिश करने के लिए दो वैज्ञानिक का अहम योगदान है। कौन कौन सा? एक स्टन और दूसरे हैं बावेरी। ठीक है फ्रेंड्स। स्टन और बावेरी नामक दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को पब्लिश किया था। ठीक है फ्रेंड्स। इतना आपको पता चल गया। यानी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो आपको दो नाम लेना है, पहला स्टन और दूसरा बावेरी। ठीक है फ्रेंड्स। इन दोनों के बारे में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जो स्टन थे क्या थे? देखिए फ्रेंड्स, जो स्टन नामक साइंटिस्ट थे, स्टन, पहला हम स्टन ले रहे हैं। स्टन नामक साइंटिस्ट जो थे फ्रेंड्स, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। कहाँ से? अमेरिका से। और इन्हें किस चीज़ पर रिसर्च की थी? जिसके अगर इन्होंने बताया हमें क्रोमोसोमल थ्योरी, तो इन्होंने रिसर्च की थी फ्रेंड्स ग्रास होपर के ऊपर। ग्रास होपर यानी टिड्डे के ऊपर। किसके ऊपर? टिड्डे के ऊपर रिसर्च किया। और उन्होंने बताया कि टिड्डे के अंदर भी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और उनके ऊपर भी जीन्स लगे होते हैं। उसके बाद अगले साइंटिस्ट बावेरी के बारे में हम जान लें। ये बावेरी जो है फ्रेंड्स, जर्मनी के साइंटिस्ट है। कहाँ के? जर्मनी के साइंटिस्ट हैं। और इन्होंने क्या बताया फ्रेंड्स? इन्होंने बताया, बावेरी की जर्मनी के साइंटिस्ट ने किसके ऊपर रिसर्च की? इन्होंने की सी आर्चिन के अंदर, सी आर्चिन, समुद्री आर्चिन के अंदर रिसर्च की। और इन्होंने भी बताया कि जो समुद्री आर्चिन है उनके अंदर भी क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें वंशागति देखने के लिए मिलती है। दोनों साइंटिस्ट ने एक ही बात सजेस्ट की थी। ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको बता दिया छोटी सी चीज़। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि स्टन ने किस चीज़ पर रिसर्च की थी, तो आप बताएंगे ग्रॉसहॉपर। और बावेरी पूछे कि बावेरी ने किस एनिमल पर रिसर्च की, तो आप बताएंगे समुद्री आर्चिन पर, सी आर्चिन पर। ठीक है फ्रेंड्स। ये आप कॉमन चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है। अगली चीज़ फ्रेंड्स देखिए, जो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत था फ्रेंड्स, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत जो था वो मेंडल के नियम को और किस तरह से सपोर्ट करता था? देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए, ये जो मेंडल के लॉ थे, मेंडल के लॉ के लिए हम मान लीजिए कोई एक लक्षण ले लें। मेंडल ने 7 कैरेक्टर दिए थे, 7 प्रयासी कैरेक्टर दिए थे। उनमें से हम कोई भी एक ले लें। मान लीजिए हम प्लांट की लेंथ ले लें। प्लांट की क्या ले लें? लेंथ। प्लांट की लंबाई, प्लांट की लंबाई का कैरेक्टर ले लें। तो आप जानते हैं प्लांट में 2 तरह के कैरेक्टर होंगे, एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा फ्रेंड्स? रिसेसिव। आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर का हम सिंबल बनाते हैं वो कैसे? कैपिटल और स्मॉल। ठीक है फ्रेंड्स, बनाते हैं हम। उसके बाद हम क्या करते हैं? इनके गैमेट को निकालते हैं। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स? इनके गैमेट को हम निकालते हैं। और फिर गैमेट का हम फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं, क्रॉस जिसे आप बोलते हैं।
तो कैसे युग्मक आए, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी एक युग्मक बनाना। पहले हमने क्या किया, युग्मक को बनाया, ये युग्मक को बनाया, ठीक है। ये युग्मक कैसे बने, इस जनक से बने। ये कौन है, जनक, ये लंबे पौधे का जनक है और ये बौने पौधे का जनक है। तो ये जो जनक बन रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो जनक बन रहे हैं, यही जनक सपोर्ट करते थे मेंडल की थ्योरी को, और यही जनक सपोर्ट कर रहे हैं इस नियम में, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। कैसे फ्रेंड्स, ये दोनों जो जनक है, इन्हीं को मेंडल क्या बोल रहा था, एलील्स बोल रहा था। क्या बोल रहा था, एलील्स, यानी क्रोमोसोम के ऊपर, ये आपके क्रोमोसोम हो गए फ्रेंड्स, ये आपके क्रोमोसोम हो गए। मेंडल बोल रहा था कि क्रोमोसोम के ऊपर ही एलील्स होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर, जहाँ से ये पूरे क्रोमोसोम को कंट्रोल करते हैं और क्रोमोसोम के थ्रू कैरेक्टर कंट्रोल होता है। यानी जो एलील्स हैं, ये एलील्स जो हैं, ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये क्रोमोसोम को कंट्रोल करते हैं, क्रोमोसोम को, और क्रोमोसोम जो है कैरेक्टर को कंट्रोल करता है कि किस तरह के कैरेक्टर होने चाहिए। अगर कैपिटल टी वाले कैरेक्टर होंगे तो क्रोमोसोम जो कैरेक्टर होगा वो लंबा होगा, और अगर स्मॉल टी वाले कैरेक्टर होंगे तो क्या होगा, अगर एलील्स स्मॉल टी वाले होंगे तो कैरेक्टर कैसा होगा, कैरेक्टर होगा दोस्तों हमारा बौना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह ये सपोर्ट करता है, यानी जो कैपिटल टी है, इसको मेंडल क्या कहते थे, एलील्स, और यही इसी एलील्स को जॉनसन बोल रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ, जॉनसन ने जीन्स कहा था, ठीक है। जॉनसन ने क्या कहा था, इसी एलील्स को जीन्स कहा था, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगली चीज़ हम जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो वाटसन और बावेरी थे, उन्होंने बताया कि जो जीवित कोशिकाएं होती है, लिविंग सेल्स होती है, कौन, लिविंग सेल्स जो होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं। कितनी तरह की, दो तरह की। कौन कौन सी, एक डिप्लॉइड हो सकती है, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित कोशिका हो सकती है, और दूसरी हैप्लॉइड हो सकती है, हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिका, अगुणित कोशिका, दो तरह की कोशिकाएं हो सकती हैं। और द्विगुणित कोशिका को किससे सजेस्ट किया उन्होंने, वाटसन और बावेरी ने, 2n या 2x से, और हैप्लॉइड सेल को n या x से नॉमिनेट कर सकते हैं। यहाँ जहाँ पर n वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है फ्रेंड्स, n या x इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कोई हम ह्यूमन की एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक ह्यूमन का एग्जाम्पल लिए, ये ह्यूमन का हमने एक एग्जाम्पल लिया। तो ह्यूमन में आप जानते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम है। अब पेयर्स में बोलेंगे 23 पेयर्स, तो 2n का मतलब 2 गुणे n का मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम टोटल 23 पेयर्स हैं। बस हमने इसका मल्टीप्लाई किया 46, ये 46 क्रोमोसोम आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। अगर जिसका पेयर बन रहा है तो उसका पेयर बना के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 क्रोमोसोम आ गए। इस तरह हम डिप्लॉइड को निकाला करते थे, यानी हमारे अंदर डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज खास बात जो आपको पता होनी चाहिए, ये जो क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हमारे इस टॉपिक पे अच्छे से गौर करिएगा। इस टॉपिक के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किस तरह मेंडल की थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप पैटर्न बना के रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप इतना जानते होंगे कि डिप्लॉइड जो सेल होती है उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होंगे, 46। अगर ह्यूमन की है तब 46, ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप जानते होंगे, 46 क्रोमोसोम। जो डिप्लॉइड होती है, डिप्लॉइड का मतलब 2 तरह के क्रोमोसोम होंगे उसमें, कितने, 2 तरह के क्रोमोसोम। एक ये हो गया क्रोमोसोम, एक ये हो गया, एक ये क्रोमोसोम, डिप्लॉइड क्रोमोसोम हो गए फ्रेंड्स। ये कैसे क्रोमोसोम डिप्लॉइड, अगर इसी क्रोमोसोम में क्या हो जाए फ्रेंड्स, मियोसिस की प्रोसेस, मियोसिस, इसी क्रोमोसोम के अंदर अगर मियोसिस की प्रोसेस हो जाए तो ये क्रोमोसोम 2 भाग में बढ़ जाएगी। यानी यहाँ डिप्लॉइड कंडीशन है। कैसी कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन। कैसी कंडीशन फ्रेंड, डिप्लॉइड। अगर इसी क्रोमोसोम में मियोसिस की प्रोसेस हो जाए, मियोसिस का मतलब आप जानते हैं ना, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी क्रोमोसोम आधे आधे में बढ़ जाए। डबल है तो सिंगल में बढ़ जाएगी, ये फ्रेंड्स बढ़ गई। ये कैसी प्रोसेस हो गई फ्रेंड्स, हैप्लॉइड हो गई, हैप्लॉइड हो गई ना फ्रेंड्स। एन के मीन्स हैप्लॉइड्स, एन लिख दीजिए या फिर एक्स लिख दीजिए, दोनों का मतलब हैप्लॉइड होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हैप्लॉइड हो गई, यानी एक हमें कहाँ से मिला, ये क्रोमोसोम डिप्लॉइड था, हमने इसमें मियोसिस करवा दिया तो हमें कैसे हैप्लॉइड मिल गई। और इसी हैप्लॉइड के बाद अगर इनके बीच में हम क्या करवा दें, फर्टिलाइजेशन, यानी क्रॉस करवा दें, क्रॉस बोलिए चाहे फर्टिलाइजेशन बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो ये वापस कैसे हो जाएंगी, ये वापस हो जाएंगी, ये क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाएंगी, वापस ये क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाएंगी डिप्लॉइड में, ठीक है फ्रेंड्स। डिप्लॉइड में हो तो जाएंगी,
क्योंकि जाइगोट जी ये क्या बन रहा है फ्रेंड्स, जाइगोट है। जब फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट ही तो बनता है। ये दोस्तों हमारे युग्मक के गैमिट है। युग्मक किसे आप बोलते हैं? ये युग्मक कहाँ से आए? हमें पेरेंट से मिले। पेरेंट के दोनों क्रोमोसोम हमने अलग कर दिए। पहले डिप्लॉइड थे, फिर हैप्लॉइड हमने किया, हैप्लॉइड के बाद क्रॉस करा दिया, यानी फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों क्रोमोसोम मिल गए। ये कैसे क्या बन गया? जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाहिर सी बात है, जाइगोट हमें डिप्लॉइड दिख रहा है, जाइगोट हमारा डिप्लॉइड होगा। और यही चीज़ देखिए मैं फ्रेंड्स, मेंडल भी यही चीज़ को समझा रहा था। मेंडल का लॉ हम ऊपर देखे थे, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेंडल का लॉ था। पहले उसने एक कैरेक्टर लिया क्रोमोसोम का, कैरेक्टर लिया फ्रेंड्स, उसने कैरेक्टर लिया। कैरेक्टर लेने के बाद उसने क्या किया? गैमेट निकाला, जो हमने नीचे किए दिखाया। देखिए फ्रेंड्स, पहले उसने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर के बाद क्या किया? गैमेट निकाला, और फिर गैमेट के बीच में क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। ये फ्रेंड्स, मेंडल ने गैमेट के बीच में क्या किया? क्रॉस कराया। पहले गैमेट इसका कैसा? डिप्लॉइड था। गैमेट कैसा था फ्रेंड्स? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड के बाद मियोसिस हुआ होगा इसमें। मियोसिस के थ्रू क्या हुआ? हैप्लॉइड। क्या हो गया फ्रेंड्स? हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड के बाद क्रॉस हुआ, और क्रॉस के बाद क्या हो गया फ्रेंड्स? जाइगोट बना। लेकिन ये शब्द आप यहाँ यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे आप हाइब्रिड यूज करते थे, तो ये जाइगोट शब्द आप यहाँ यूज करेंगे। तब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कैसे ये मेंडल की थ्योरी को सपोर्ट करता है। पहले मेंडल ने कैरेक्टर लिया, डिप्लॉइड कैरेक्टर क्या किया? गैमेट में डिवाइड कर दिया, गैमेट के बाद उसमें क्रॉस कराया, तो क्या बन गया? हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पे हाइब्रिड आप नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जाइगोट बोलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन की सेल्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने डिप्लॉइड क्रोमोसोम लिया, उसके अंदर मियोसिस किया, मियोसिस के थ्रू क्या हो गए? दोनों गैमेट अलग अलग हो गए। और जो जाइगोट बनेगा, इस जाइगोट में क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन से क्रोमोसोम पिता से, कौन से क्रोमोसोम माता से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्रोमोसोम माता के अंदर से और एक दूसरा क्रोमोसोम पिता के अंदर से, यानी एक फादर से मिलता है क्रोमोसोम और एक मदर से मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे, एक फादर से तो एक दूसरा मदर से मिलता है। ठीक है, जो जाइगोट बना है इसमें एक फादर के गुण है, एक मदर के गुण है। ठीक है, वो भी क्रोमोसोम के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, अब आप ये जानिए, देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं, स्टर्न एवं बावरी नामक साइंटिस्ट ने बताया, जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो कितने भाग में बटे होते हैं? 2 भाग में बटे होते हैं। कितने फ्रेंड्स? 2 भाग में। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे अंदर? 46, जो कि फिक्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पेयर्स में भी पाए जाते हैं, इन्हें आप पेयर्स में भी बोल सकते हैं, फिक्स भी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर इसी को आप बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम, यानी लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करे। और जो ऑटोसोम होते हैं फ्रेंड्स, टोटल कितने होते हैं? ये टोटल होते हैं 44, यानी अगर पेयर्स में आप बात करें तो पेयर्स में कितने होंगे? 22 पेयर। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ये सेक्स क्रोमोसोम होती है ये टोटल 2 होते हैं। और अगर आप पेयर्स में बोल रहे हैं तो पेयर्स में आप बोलेंगे कितने फ्रेंड्स? पेयर्स में आप बोलेंगे 1 पेयर। 1 पेयर होते हैं ये पेयर्स में। ठीक है फ्रेंड्स, यानी क्रोमोसोम कितने होते हैं टोटल? 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोसोम, एक हेट्रोसोम। जो ऑटोसोम होते हैं 44 होते हैं, और हेट्रोसोम जो होते हैं ये, इन्हीं को हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। और ये टोटल 2, संख्या में 2, संख्या में कितने? 2, और जोड़े में एक जोड़े होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो जी ये 23, जो 22 पेयर्स है ऑटोसोम, ये मेल और फीमेल के अंदर एक जैसा होता है फ्रेंड्स, एक जैसा होता है। लेकिन जो 1 पेयर है, जो 23 पेयर्स वाले सेक्स क्रोमोसोम जो है, ये मेल के अंदर जो होता है, अगर फीमेल पहले ले लें तो फीमेल के अंदर जो ये होता है कैसा होता है? एक्स। और लेकिन मेल के अंदर ये कैसा होता है फ्रेंड्स? XY होता है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आप याद रखेंगे। मेल के अंदर, फीमेल के अंदर सारे एक जैसे होते हैं, बस मेल के अंदर XY। लेकिन 22 पेयर्स तक आप ऑटोसोम बोलेंगे, और 23 पेयर्स चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का, उसे आप क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेट्रोसोम। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। और एक चीज़ और बात जो दोस्तों आपको यहाँ पता होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग को पता है कि फ्रेंड्स जो हमारे पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम, वो खैर सारे 1 से लेकर 22 तक इसी फॉर्म में होते हैं फ्रेंड्स, एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं फ्रेंड्स? एक जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे ये जोड़े में है, ये फ्रेंड्स ये जोड़े में है ना, इसे आप 1 पेयर बोलेंगे। एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, क्या बोलेंगे इसे आप? 1 पेयर बोलेंगे। लेकिन जो फ्रेंड्स 23 वाला पेयर होता है, 23 पेयर जो होता है,
वो कैसा होता है फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा छोटा होता है। एक तो मिडिल साइज का होता है, लेकिन एक जो ह्यूमन के अंदर होता है वो एक छोटा होता है फ्रेंड्स। कैसा होता है, थोड़ा छोटा और नाटा होता है फ्रेंड्स। जो आप 23 पेयर्स बोल रहे हैं वो थोड़ा छोटा और नाटा होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगली चीज़ जब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में फ्रेंड्स, जो हमारे स्टर्न और बावेरी की जो थ्योरी है, कौन सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। स्टर्न और बावेरी, जो स्टर्न एंड बावेरी, इन्होंने जो थ्योरी दी थी, कौन सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था फ्रेंड्स, आप जानते हैं। तो इसी थ्योरी को एक और नाम से पूछा जाता है जो बहुत ही फेमस है। क्या नाम, स्टर्न एवं बावेरी परिकल्पना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्टर्न एवं बावेरी की जो थ्योरी है, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे स्टर्न एवं बावेरी परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। ये इस एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए फ्रेंड्स। आप नोट कर लेंगे कि स्टर्न एवं बावेरी परिकल्पना के नाम से कभी भी क्वेश्चन बने एग्जाम में आपके, तो आप तुरंत इसी चीज़ को टिक करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो स्टर्न एवं बावेरी थी, इन्होंने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं फ्रेंड्स, जो गुणसूत्र होते हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ पे होते हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर बैठे होते हैं। यानी जो क्रोमोसोमल फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, जो क्रोमोसोमल फैक्टर होते हैं, स्टर्न एवं बावेरी ने बताया था कि जो क्रोमोसोमल फैक्टर होते हैं वो क्रोमोसोम के लोकस पर, कहाँ पर फ्रेंड्स, क्रोमोसोम के लोकस पर बैठे होते हैं। क्या करते हैं, बैठे होते हैं, ठीक है, आप याद रखेंगे, बैठे होते हैं। यानी जो क्रोमोसोमल फैक्टर, यानी जो क्रोमोसोमल फैक्टर मीन्स जीन्स, जॉनसन ने बताया था, जो क्रोमोसोमल फैक्टर है वो जीन्स है, यानी जीन्स को गुणसूत्र के एक निश्चित बिंदु पर बैठे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। और इनके जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन, इस लाइन का मतलब मैं समझाऊंगा अभी। जो इनके बीच में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उससे होता है क्या फ्रेंड्स, अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू के दौरान जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसके थ्रू क्या होता है, गुणसूत्र का व्यवहार जो होता है, क्रोमोसोम का जो नेचर होता है फ्रेंड्स, क्रोमोसोम का जो व्यवहार होता है वो मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है। किसके थ्रू, मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है, मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। यानी कैसे, मान लीजिए ये क्रोमोसोमल फैक्टर है, ये क्या है, क्रोमोसोमल फैक्टर, मेंडल के नियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या कहा, वाटसन एवं स्टर्न एवं बावेरी ने, कि जो क्रोमोसोमल फैक्टर होते हैं, यानी जो जीन्स होते हैं, ये क्रोमोसोम के एक लोकस में बैठे होते हैं। ये आपका क्रोमोसोम है, इसके किसी भी बिंदु पर बैठे हो सकते हैं, किसी भी बिंदु पर बैठे हो सकते हैं, यानी एक निश्चित बिंदु पर बैठे होंगे। और जब ये बैठे होते हैं तब इनका युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है, युग्मक का निर्माण। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, यानी जब हम युग्मक का निर्माण कर रहे हैं तो एक युग्मक उतार लेंगे, तो इसी युग्मक का अर्धसूत्री विभाजन हो गया। यहाँ पे क्या था, डिप्लॉइड कंडीशन थी, यहाँ हैप्लॉइड हो गई, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में बदलना क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन आप बोलते हैं। और इसी अर्धसूत्री विभाजन के बाद मेंडल की आनुवंशिकता का नियम लागू हो जाता है, यानी ये इनके बीच में क्रॉस होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे ह्यूमन का हो, चाहे जिस एनिमल की स्पीसीज हो, सब में यही नियम लागू होगा हर स्पीसीज में। और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन मीन्स जाइगोट बन जाता है, ठीक है, फिर एम्ब्रियो स्टेज आती है। बस यही वाटसन एवं बावेरी अपने क्रोमोसोमल थ्योरी पर बता रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो समझ में आई हो, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।